तो क्या लिखा आपने, एक तरफ भाग नंबर 5 और एक तरफ भाग नंबर 6। अब दोनों में थोड़ा अंतर देखते हैं और देखते हैं कि क्या एक जैसा ही पढ़ना है। तो जैसे मान लेते हैं कि इसके लिए इसको 3 भाग में बांट दीजिए, एक ऐसे और ऐसे। जैसे कि एक हो जाता है कार्यपालिका, ठीक, इधर आप लिख दीजिए विधायिका, और इधर लिख सकते हैं न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्य मतलब जो काम करते हैं, विधायिका मतलब जो कानून बनाते हैं, जहां कानून बनता है, और न्यायपालिका मतलब जहां पे न्याय दिया जाता है। सेम प्रोसेस आपको राज्य में भी दिखेगा, आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहां पे कार्यपालिका, यहां पे हो जाएगा क्या, विधायिका, और ये वाला हो जाएगा क्या, न्यायपालिका। अगर हम केंद्र की बात करें, जो दिल्ली में आप देखते हैं, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है या सर्वोच्च होता है, वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ठीक, और प्रमुख के हिसाब से आप देखते हैं उपराष्ट्रपति भी होते हैं। फिर आप देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री, और यहां पे राष्ट्रपति को या सरकार को सलाह देने के लिए होते हैं एक महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक है, तो कार्यपालिका में प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति, और कार्य को चलाने के लिए मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी देश का पहला विधि अधिकारी होता है, जो सरकार को सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं न्यायिक चीज में। हो गया। सेम अगर आप देखें कार्यपालिका, अगर राज्य में देखा जाए तो क्या होगा, राष्ट्रपति की जगह पे क्या हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक, राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल, उपराष्ट्रपति हटा दीजिए, और यहां पे प्रधानमंत्री की जगह पे हो जाएगा कौन सा, तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की जगह पे। और फिर इनके भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी इनके भी नीचे मंत्री होते हैं। सेम सेम हुआ। क्या राष्ट्रपति को सलाह देने थी, सरकार को सलाह देने के लिए महान्यायवादी होता है, तो क्या राज्य में भी कोई होता होगा, सेम इनका ऑपोजिट, तो बिल्कुल होता है। यहां पे होते हैं महाअधिवक्ता, कौन होते हैं, महाअधिवक्ता। हो गया। हो गया जी। चलिए फिर से, भाग नंबर 5 में क्या है, संघ को कितने भागों में बांटा गया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, उसके बाद फिर यहां देखिए भाग नंबर 6 में इनको भी 3 भागों में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, राष्ट्रपति की जगह पे राज्य में, प्रधानमंत्री की जगह राज्य में, और महान्यायवादी के बदले राज्य में। क्लियर। अब बात करते हैं विधायिका, क्या कानून कहां बनता है, तो जरा देखते हैं। तो विधायिका बनता है आपको संसद में। ठीक, और संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, एक तो पहला राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति इसमें भी है, और 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है
राज्यसभा। ठीक है। अगर कोई कानून बनाना हो सरकार को तो वो लोकसभा में पास कराता है वो बिल को, फिर राज्यसभा में बिल को पास कराता है, और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तभी वो कोई कानून बनता है। यहां पे क्या हो गया जी, संसद प्रमुख हो गए। अब राज्य की बात करें, देखिए राज्य में होता है विधान सभा, नहीं विधान मंडल, ठीक है। और विधान मंडल भी आपको 3 से बनते हैं, जैसे कि एक होते हैं राज्यपाल, दूसरा होता है विधान सभा, और एक होता है विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद हर राज्यों में नहीं होता है, मात्र 6 राज्यों में है। यानी इधर भी 2 सदन और इधर भी 2 सदन होता है, लेकिन अधिकतर राज्य में 2 सदन नहीं होता है। उसी तरह से अगर न्यायपालिका की बात करें तो यहां पे भाई केंद्र में आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट, और राज्यों में देखते होंगे जो सबसे सर्वोच्च होता है वो कौन होता है, हाई कोर्ट। तो जो कॉलम बनाए हैं आज से इसी कॉलम पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितना भी आप देख रहे हैं इस सब चीज को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, तो टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो यहां से क्वेश्चन बहुत बनकर आता है। और अगर अच्छे से और अच्छे से पढ़िएगा तो आपको जो चुनाव हुआ था ना, अभी चुनाव जो हुआ था या जो होने वाला है, जैसे अभी जो चुनाव हुआ था यहां हुआ था लोकसभा का, और अब 25 में चुनाव होने वाला है कहां पे, विधानसभा का। अब हम लोग कहें बारी बारी से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसका, राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, राष्ट्रपति लिख लीजिए। ऐसे आर्टिकल आपको लिख देते हैं अभी, लेकिन आर्टिकल हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे, इसीलिए अभी आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं कीजिएगा। हो गया, हो गया जी। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो भाई पॉइंट क्या क्या निकल के आता है, जरा इसको समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पहला लिख सकते हैं, ये क्या है, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। लिख लीजिए, प्रथम नागरिक होते हैं, देश के पहले नागरिक होते हैं। अगर मान लो राष्ट्रपति हैं और उनकी कोई पत्नी है, मतलब पत्नी तो हो सकती है लेकिन पत्नी है, और इत्तेफाक से कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, देश के प्रथम महिला नागरिक की मृत्यु हो गई। समझे, पर्दा लगा दो, पर्दा। सेकंड, दूसरा क्या इनका प्रमुख होता है, ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के क्या होते हैं, ये संवैधानिक प्रधान होते हैं। ये कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं। हो गया। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, यहां पे एक नोट लगा सकते हैं आप, नोट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमको दे दीजिएगा लगा के। अगर हम बात करें कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो आप कहिएगा प्रधानमंत्री। संवैधानिक मतलब प्रधान हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो भी काम करते हैं आजकल प्रधानमंत्री ये नाम रहता है ना। अब अमेरिका के जैसा नहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति ही सब कुछ है, और यहां पे सब बिल फटता है राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन काम करते हैं कौन, प्रधानमंत्री।
दूसरा चीज, एक्चुअली हमारे यहां 3 सेना है। हाँ, तो तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इनकी योग्यता। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए? चलिए योग्यता क्या होनी चाहिए, जल्दी बताइए। 35 वर्ष की आयु व भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर धारण न हो। हाँ, और इससे पहले वो किसी भी पद पर पहले कार्य कर चुका हो तो देखिए एक चीज याद रखिए, अभी लिखवाएंगे, अभी आप लिख लीजिएगा। हमारे देश में कोई भी संवैधानिक पद है, जैसे कि सांसद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जो भी संविधान में लिखा हुआ पद है ना, वो किसी को दिया जाता है तो वो किसको दिया जाता है? भारत के नागरिक को। तो हर जगह ये पॉइंट जरूर आएगा कि भारत के नागरिक होने चाहिए, तो ये कॉमन है, इसको अब मत लिखिएगा। इसके लिखने के बाद भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक, भारत के नागरिक होने चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। कम से कम कितना सावन देख ले हो? 35 को सावन देख ले हो। कितना सावन? 35 को। हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, 35 वर्ष हो गया है। हो गया जी। एक और चीज है, लोकसभा के उम्मीदवार होने की योग्यता या लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। हो गया? लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। एक और चीज, क्या कोई पागल आदमी हो उसको बना सकते हैं या दिवालिया घोषित हो? पागल और दिवालिया घोषित व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बना सकते हैं, यानी पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, हर आदमी एक दूसरे के नजर में, मतलब दूसरे के नजर में पागले रहता है, तो कहता है पागल, वह पागल, तो मतलब फिर वो तो पागले हो गया, फिर तो फिर उन्हें होगा जी, तो फिर कैसे नहीं बोलता है वह पागल, वह पागल, तो सिद्ध हो गया ना वो पागल है। पागल कई किस्म के होते हैं, तो कौन किस्म का आदमी नहीं लड़ सकता है? जो डॉक्टर के द्वारा घोषित कर दिया हो, जो कोर्ट के द्वारा घोषित कर दिया गया है, वो दिवालिया हो गया। आप किसी से पैसा मांगिए, 500 रुपया मांगिए, ठीक ना, कैसे कहेगा? अरे भाई आज तो रहे, लेकिन आज दे देने, हमारे पास एक को पैसा नहीं है, समझे? तो आपके दिवालिया से पहले घोषित कर देता है कि हम पहले दिवालिया घोषित हो चुके हैं। लेकिन क्या वो दिवालिया घोषित है? नहीं, क्योंकि उसको कोर्ट घोषित नहीं किया है। चलिए एक और चीज है यहां पे, ये बड़ा अच्छा है, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, मतलब ये लाभ का पद है कोची। जी, जैसे मान लीजिए आईएएस अधिकारी लोग हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, या और सब भी जो कर्मचारी हैं, वो सब क्या है? लाभ के पद पे है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कौन लाभ के पद पे नहीं है, तो भाई राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब लोग ना जो है ना लाभ के पद पे नहीं है। लिख लीजिएगा, राज्यपाल,
या मंत्री मंत्री जो भी नेता लोग हैं वो लाभ के पद पे नहीं है भैया, वो सेवा करने के लिए आए हुए हैं लोग, वो सेवा करते हैं लोग, समझे। बाकी अगर सरकारी टीचर बन जाइए तो लाभ का पद है, इतना लाभ कमाते हैं लोग, कुछ करने को नहीं। क्लियर है जी। फिर से योग्यता में वो क्या होने चाहिए, भारत के नागरिक या विदेश के नागरिक, 35 वर्ष या 25 वर्ष, लोकसभा का, पागल या दिवालिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यता अगर है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं अगर आम आदमी लड़ना चाहे तो? बड़ा आसान दिखता है क्या? नहीं दिखता है। क्या है, 35 वर्ष है तो नहीं लड़ सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे मन में, आपके मन में आ रहा है कि अगर हमको उम्मीदवार होना है तो क्या उसके लिए होना चाहिए। चलिए अगर मान लेते हैं कि हमने कहा कि भैया हमारा 35 वर्ष हो चुका है और हमको चुनाव लड़ना है, तो उम्मीदवार के लिए क्या क्या आपको फॉर्म में भरना होगा या क्या क्या चाहिए आपको, ठीक, क्या क्या चाहिए इसको भी देख लेते हैं। उम्मीदवार होने के लिए क्या चाहिए, तो पहला बात कहता है क्या, इसको 50 प्रस्तावक चाहिए और इनको 50 अनुमोदक चाहिए। यानी 50 लोग प्रस्ताव देते हैं कि इनको राष्ट्रपति बनाना चाहिए और 50 लोग गारंटी लेते हैं कि ये अगर राष्ट्रपति बनेंगे मतलब तब चोरी उरी नहीं करेंगे या एक अच्छा राष्ट्रपति सिद्ध होंगे, वो गारंटी लेते हैं। या आप कहीं लोन ले जाइए, पहले लोन लेते थे ना तो क्या होता था कि लोन लिया वो और गारंटी किसी को बना दिया। अब जानते हैं अगर ये लोन नहीं चुकता करता है ना तो जो गारंटियां ले ओकरा पे फोन आता है, अब बेचारा वो परेशान होता है कि ना हम गाड़ी लिए ना कुछ, फोनवा हमारा पास आता है, परेशान वो हो जाता है। वही तो बात करना था, टेंशन नहीं लेने का। अब क्या आप हमारे छात्र हैं, कहे कि मुकेश सर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, दो प्रस्ताव को बनोगे कि नहीं, तो बोला हाँ सर दे देंगे, क्या करना है आपको, अब पढ़ना है तो देना नहीं पड़ेगा। तो क्या आप 50 प्रस्ताव बनेंगे? नहीं ये बनेगा जी सब। चलिए हम जानते हैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में ना, लेकिन आप नहीं बन सकते हैं। ये जो प्रस्तावक होते हैं वो कौन होते हैं, तो जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं, और राष्ट्रपति को वोट देने के लिए एक निर्वाचक मंडल की स्थापना होती है जो हम आगे बात करेंगे। तो निर्वाचक मंडल के ही जो सदस्य होंगे वही प्रस्तावक हो सकते हैं, जैसे कि एमपी या आप कह सकते हैं एमएलए यानी सांसद या विधायक। आगे हम इसका डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अभी बस याद रखिएगा आम आदमी प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। तो अगर मुझे राष्ट्रपति बनना है तो हम जाएंगे यहाँ के सांसद के पास कि भैया प्रस्तावक बन जाइए ना एमपी के पास, तो भाव देगा जी हमको। यहाँ के एमपी कहेंगे कौन है तुम, है राष्ट्रपति बनेंगे कोई नहीं देगा। तो इसीलिए आम आदमी तो भैया बनना मुश्किल है। अब आइए यहाँ पे जमानत राशि देना होता है 15,000 रुपए, जमानत राशि जमा करना होता है अगर आपको चुनाव लड़ना है तो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आदमी कहीं से भी इकट्ठा करके दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये प्रस्तावक के रूप में, इसीलिए आपको हर आदमी नहीं दिखता है। हो गया जी। लेकिन कभी कभी आप सुनते हैं कि लड़ चुनाव लड़ तो जमानत राशि जब्त हो जाए, इसका मतलब ये पैसा क्या हो जाएगा, उसको वापस नहीं मिलेगा, है ना, हल्ला का मतलब। तो कहता है अगर जो कुल वैध मत पड़ा है उसका अगर 1/6 से मत कम पड़ता है, कम हो तो यहां पे लिख लीजिएगा हो तो जमानत राशि क्या हो जाएगी, जमानत राशि जब्त हो जाएगी।
चलिए नेक्स्ट चेंज करें। नेक्स्ट अगला आता है राष्ट्रपति को वोट कौन देते हैं। तो हमने कहा कि एक निर्वाचक मंडल की स्थापना होती है ना। तो निर्वाचक मंडल की स्थापना होती है तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति को चुनाव में जिताने का काम करते हैं। कि क्या अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप राष्ट्रपति को चुनते हैं, हाँ या ना, नहीं चुनते हैं। नहीं, एक मिनट, राष्ट्रपति को चुनता कौन है, एमपी और एमएलए। एमपी और एमएलए को चुनता कौन है, हम लोग। तो हमारा ही प्रतिनिधि चुन रहा है ना। तो एक तरह से हम एमपी को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चुनते हैं। तो हम इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं इस तरह से राष्ट्रपति को चुनने में भी जनता का हाथ है। आप कैसे उम्मीदवार भेजते हैं उस पर निर्भर करता है। तो यहां पे कहता है कि कौन भाग लेगा, तो भाग वही लेंगे जो लोकसभा में चुना के गए होंगे और जो राज्यसभा में चुना के गए होंगे। अब यहां पे दोनों में एक बात याद रखिएगा कि निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब होता है चुनाव जीत कर पहुंचने वाले। अब जैसे मान लेते हैं कि 543 एमपी की सीटें हैं और आपको पता है कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, जो किया जाता था लेकिन अभी हटा दिया गया है, ठीक है। नहीं तो टोटल कितना होता, 545। तो 2 मनोनीत है जो हटा दिया गया है। उसी तरह से इसमें लेकिन हटा दीजिए, इसमें से भी 12 क्या है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत, ठीक ना। देखिए यानी मन से किसी की नियुक्ति करना, और ये भी एंग्लो इंडिया मनोनीत ही होते हैं। लेकिन हमने यहां पे क्या कहा, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। तो यहां पे हम नोट करके लिख सकते हैं, नोट, मनोनीत सदस्य को मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। मनोनीत सदस्य को मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। मनोनीत सदस्य को मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। मनोनीत सदस्य को मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। हो गया। अब देखिए हमने कहा एमएलए भी होंगे ना, तो विधानसभा या विधानसभाओं, कि विधानसभा एक थोड़ी है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो क्या हर राज्यों में एक ही सभा है, विधानसभा है, कि विधान परिषद भी है ना। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। हमने अभी बताया था पहले कॉलम में, कहां गया जी, ये वाला देखिए, राज्यों में भी होता है एक विधान सभा और एक विधान परिषद, लेकिन हर राज्यों में नहीं होते। कितने राज्यों में होते हैं, 6 राज्यों में। तो यहां तो भैया लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, और यहां पे किसके शामिल हो रहे हैं, सिर्फ विधानसभा के, और विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो लिख लीजिए निर्वाचक मंडल में, यहां पे एक नोट फिर लिख लीजिए, नोट, विधान परिषद के सदस्य
शामिल नहीं होते हैं। विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। देखिए निर्वाचन प्रक्रिया अभी आप ना जो किताब में बस 2 लाइन लिखा हुआ वही देखिए, और एक वीडियो बहुत पहले बनाए हुए हैं उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो नहीं समझ में आए तो बोलिएगा, हम उसको कल बता देंगे आपको। लेकिन अभी हम बताएंगे ना तो पूरा निर्वाचन प्रक्रिया में समय चला जाएगा और आप आधा समझिएगा आधा नहीं समझ पाइएगा। ऐसे भी आप समझ लीजिए, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि सांसद कितने हो गए टोटल 543, और राज्यसभा को जोड़ो 790, और उसमें 12 घटाओ, 12 दू 14, कितना हो गया 476। तो 776 एमपी है। और टोटल एमएलए कितने होंगे? मान लो 28 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में भी है और पौंडुचेरी में भी, वहां भी विधानसभा है ना, तो सारे विधानसभाओं के तो टोटल अगर मान के चलते हैं तो अराउंड मान लो कि 2000, ठीक है, अराउंड 2000। तो 2000 एमएलए और 776 एमपी, यही ना वोट देंगे। तो टोटल वोट होंगे मान लो मोटा मोटी 3000। लेकिन आप जब चुनाव देखते हैं तो पता चलता है कि फलानवा आदमी 7 लाख वोट से जीत गया। ले बिलैया, देने वाला 3000 आदमी है और जीता कितने से है? 7 लाख। बात समझ रहे हैं? नहीं तो 7 लाख वोट से कैसे जीतता है? जल्दी बताइए। हैं? देखो वैल्यू होता है आदमी का, है ना, वैल्यू के हिसाब से मानना पड़ जाता है। जैसे कुछ वर्षों पहले अगर आप किसी से पैसा मांगे ना तो जल्दी आपको देता नहीं है, कहता ना कि तू देवे कहां से, है ना। अगर ये आप कमाते रहते 50,000 1 लाख रुपया कमाते रहते और आप किसी से 2000 मांगते तो हंसते खेलते आपको दे देगा। वो जानता है कि आप अभी वैल्यू वाले हैं, आप कमा रहे हैं। तो यहीं पे एमपी का वैल्यू निकाला जाता है, और वैल्यू निकालने वाला प्रोसेस अभी आपके बस की बात नहीं है। अभी इसको आराम से रखने दीजिए, बाद में दिक्कत होगा तो हम समझा देंगे, एकदम हेडक मत लीजिएगा। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि हर एमपी और एमएलए का वैल्यू निकाला जाता है जनसंख्या से डिवाइड करके और सांसदों से डिवाइड करके। फिर उसके बाद जब वैल्यू निकलता है, जब चुनाव दिया जाता है, वोट दिया जाता है, तो आप राष्ट्रपति को वोट ऐसे देते हैं, जैसे मान लो कि ए बी और सी और डी खड़े हैं और आपको वोट देना है। तो मान लो किसी को पसंद ए है तो कैसे वोट देगा उसको? ए पे टिप देगा। बी पे टिपोगे नहीं, वोटवा खराब हो जाएगा, दो चला जाएगा। हाँ, अगर हम लोग सांसद और एमपी को चुनते हैं तो हमको जिसका मन हुआ वहीं पे जाएंगे, नाम देखेंगे, मारेंगे, पी करेगा, वोट दे दिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है मुझे लगता है कि ए को जीतना चाहिए, और अगर ए नहीं जीतता है तो बी को जीतना चाहिए। अगर बी नहीं जीतता है ना तो हम तीसरा वरीयता किसको देते हैं? सी को। अब सी नहीं चुनाता है तो लास्ट में हम वरीयता किसको दे रहे हैं? 4 को, मतलब डी को। इसका मतलब एक एमपी और एमएलए वोट किसको किसको देते हैं? सबको देते हैं, लेकिन वरीयता के अनुसार। जिसका मन हो उसको कर देंगे 1, जिसका मन हो उसको कर देंगे 2, किसी को 4, किसी को 3। इच्छा के ऊपर है जिसको वोट देना होता है। यानी इस राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिएगा कि इसमें वोट सबको दिया जाता है। ठीक, तो अभी हम मोटा मोटी कुछ नहीं करेंगे, अभी मोटा मोटी आप सीधे लिखिए जो आपके एग्जाम के लिए काम आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आए तो हमको ऑफिस में पूछ लीजिएगा और पहले वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद। ठीक, तो यहां पे लिखिए एकल मतलब भावनाओं को समझो।
और एक है अनुपातिक एक और होता है न्यूनतम कोटा प्रणाली। इसमें यूज होता है, ये प्रोसेस लंबा है, कभी फुर्सत से बैठे तो बताएंगे इसको बढ़िया से। ये सब पीसीएस लेवल के लिए और आईएएस लेवल के लिए है। हम बहुत बार कोशिश किए हैं बच्चों को समझाने के लिए, बहुत कंफ्यूज हो जाता है सब, इसलिए नए बच्चों को नहीं समझाना पसंद करते हैं। हो गया। और बाकी आप समझ सकते हैं गुप्त मतदान होता है, और हम लोग जनता कैसे चुनता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए हो गया। फिर से हमने राष्ट्रपति का क्या देखा, योग्यता, फिर हमने क्या बनाया उनको, उम्मीदवार, फिर चुने कि कौन वोट देगा, फिर उसके बाद चुनाव करवा दिए, और बाद हम हार गए, है ना जी, जीत गए। चलिए सपना में हम लोग जीत लेते हैं, तो जीत गए हम। हाँ, ओकरा बाद क्या बनेगा जी, शपथ लेंगे। लिख लीजिए शपथ। हो गया जी, शपथ। लिखिए, ऐसा अनुच्छेद 60 है, हमने बताया अनुच्छेद सब लिखवाएंगे बाद में, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, शपथ कौन दिलाते हैं, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हो गया। चलिए, अगर इत्तेफाक से मान लेते हैं कि इत्तेफाक से ये पद खाली है और सर्वोच्च न्यायालय प्रेजेंट नहीं है, और इन राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है, या इनको बुखार उखार लग गया है, तब कौन शपथ दिलाएगा, छोड़ दिया जाएगा जी। तो लिख लीजिए, इनकेस, लिख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। लेना जी पानी। हो गया। ए भैया, का चुना गए, शपथों ले लिए, पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं इनको, है मिलेगा, समझ में आ गया। चलिए अगला लिखते हैं, कोच्चि वेतनवाई सबसे जरूरी है। वेतन
हमको तो लगता है बहुत कम वेतन मिलता है। कितना मिलता है? 5 लाख रुपए। पहले था 1.5 लाख रुपए। देख रहे हैं विनोद? कर्मचारियों का वेतन 10%, 5%, 4% बढ़ता है, इनका वेतन देख लीजिए 1.5 लाख से सीधे 5 लाख। ऐसा वेतन कर्मचारी का बने तब कि इनके वेतन पे कोनो आयकर नहीं लगता है। एक चीज और भी है, अगर मान लेते हैं कि हम राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और मेरा कार्यकाल 5 वर्षों का है, ठीक ना, तो 5 वर्ष के अंदर में ना ये 5 लाख से कोनो कटौती नहीं की जा सकती है। तो लिख लीजिए, कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है। अगला आते हैं कोची कार्यकाल। अगला है कार्यकाल। हो गया? तो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लिख लीजिए 5 वर्षों का। ठीक है, 5 वर्ष से पहले नहीं हट सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर ठीक ठाक है तो नहीं हटेंगे, लेकिन हट सकते हैं और हटने का भी एक है। तो लिखिए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पद रिक्त रिक्त हो सकता है। हो सकता है कैसे? सवाल यहां पे वो ये उठता है, कैसे? तो वो 5 वर्ष ही रहेंगे, लेकिन पहले भी रिक्त हो सकता है। वो कैसे? अगर वो आदमी जो राष्ट्रपति बने हैं वो इत्तेफाक से टुई हो जाए, ठीक है, मृत्यु हो जाए, तो कोई आदमी नहीं कह सकता है कि भैया आपका कार्यकाल 5 वर्ष का है, 2 वर्ष पहले आप कहे गए। अब बोल के भी क्या कर सकता है आदमी? हाँ, या 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 राष्ट्रपति बने और बोलेगा बस राष्ट्रपति में कोनो अच्छा नहीं, मन नहीं लग रहा है, संवैधानिक प्रधान खाली है, बस हम त्याग पत्र दे रहे हैं, खुद त्याग पत्र दे दे, हमको इच्छा ही नहीं है राष्ट्रपति बनने का। वास्तविक प्रधान तो खाली प्रधानमंत्री हैं, हम तो खाली संवैधानिक के प्रधान है, हम ना बनेंगे, रहे ऐसे करके छोड़ दिया। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति या राष्ट्रपति बना है और अपने पद का सही उपयोग नहीं कर रहा है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तब उस पर एक लगता है महाभियोग। अनुच्छेद 61। समझे? राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अगला हेडिंग लिखते हैं महाभियोग प्रक्रिया। क्या जीते ही तो छोड़ दे? योगेंद्र सर आ गए हैं जी। चलो महाभियोग कल करते हैं ना, ज्यादा हो जाएगा ना।